हेलो दोस्तों, आपका मास्टर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी फिजिक्स पढ़ रहे थे हाई स्कूल का और नाइन्थ का, उसमें लगभग एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आज हम कुछ एक थोड़ा चीज़ें और जानते हैं। एक दूसरा सब्जेक्ट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे चल के जो कंपटीशन दे रहे हैं बच्चे, जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनमें ये आपका एक जियोग्राफी पोर्शन एक अच्छा खासा स्कोर गेन करा सकता है। उसके अच्छे खासे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आज हम आपको जियोग्राफी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराना चाहते हैं। जियोग्राफी है क्या, ठीक है, तो उसको हम देखिए, जियोग्राफी है उसको हम हिंदी में भूगोल कहते हैं। बात समझ में आई? तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि यह जो टॉपिक्स है बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो टॉपिक है उसका नाम है आपका ब्रह्मांड। ठीक, ब्रह्मांड क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड के बारे में क्या क्या धारणाएं थी, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, ब्रह्मांड को ही हम कॉस्मोस के नाम से जानते हैं। बहुत जगह यूनिवर्स भी बोल देते हैं, कॉस्मोस के नाम से ही इसको जानते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये ब्रह्मांड कैसे बना, ठीक, तो इस पर ढेर सारे रिसर्च चलते रहे। तो कुछ वैज्ञानिकों ने अपना कुछ मत प्रस्तुत किया, अपनी वो अवधारणा प्रस्तुत की कि हाँ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई, वो ऐसे बना, ठीक, उसमें ये चीज़ पाई जाती है। तो उसमें देखिए, उसमें से हम बताते हैं। जैसे एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, कांट जिनका नाम था, तो उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में कुछ बताया, तो जिससे वो उनके नाम से जाना जाता है कि वो कांट की परिकल्पनाएं, ठीक है, निहारिका परिकल्पनाएं। तो ढेर सारे ऐसे ही अवधारणाएं आए। तो ब्रह्मांड को जो सटीक, जो सबसे अच्छी तरीके से डिफाइन कर सका, आज तक हम लोग वही पढ़ रहे हैं, उसी के बारे में समझ रहे हैं। तो वो सिद्धांत था आपका महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो बिग बैंग थ्योरी में सन 1894 और 1896 वैज्ञानिक थे जॉर्ज लेमेंटियर। ठीक, इन्होंने ब्रह्मांड को डिफाइंड किया, ब्रह्मांड की अवधारणाओं को समझाया। ठीक, तो आगे चल के 1967 में रॉबर्ट जो वेगनर थे, ये जॉर्ज लेमेंटियर के जो परिकल्पनाएं थी, जो उनकी अवधारणाएं थी, उससे वो सहमत हुए। तो उसको थोड़ा सा वो भी आगे चल के ये इसको अच्छी तरीके से वो डिफाइंड किए। ठीक, जॉर्ज लेमेंटियर ने बिग बैंग थ्योरी में बताया कि ब्रह्मांड ये है। ठीक, आगे चल के 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने उसको और अच्छी तरीके से, एक प्रकार से कहा जा सकता है कि उसको प्रोत्साहित किए, उसको और आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ब्रह्मांड है क्या। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये बहुत अच्छा है। ये हमारे आसपास जब हम खुले आकाश में देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं, तारे हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। उनके बारे में हम जो समझते हैं, सोचते हैं, वो ब्रह्मांड में हमको देखने को, समझने को मिलेगा। ठीक, तो देखिए ब्रह्मांड है क्या। ब्रह्मांड चूँकि ये जो आपकी गैलेक्सियाँ होती हैं, ठीक, आकाश गंगा होती हैं, उसके अनंत समूहों को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। जैसे कि पहले यही डिफिनीशन में आपको देखा गया है कि आकाश गंगा, उसी को गैलेक्सी भी कहते हैं, उसी को मंदाकिनी भी कहते हैं। ठीक, के अनंत समूह को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। पहली पॉइंट ये हो गया। तो जो बिग बैंग थ्योरी में उन्होंने बताया एक प्रकार से कि हाँ, कि ये होता है आकाश गंगा, तो आकाश गंगा के अनंत समूह को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरी पॉइंट ये है कि 1000 जो गैलेक्सी हैं, ठीक, जो हमारे ब्रह्मांड में लगभग कितने हैं, 1000 गैलेक्सी हैं, और प्रत्येक गैलेक्सी में 1000 अरब, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 1000 अरब गैलेक्सी हैं, और प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारे। बात समझ में आई
कि ब्रह्मांड अनंत वो जो है कि आपकी आकाशगंगा गैलेक्सी के अनंत समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक, तो 1000 और पूरे ब्रह्मांड में लगभग 1000 अरब गैलेक्सियां हैं, आकाशगंगा हैं। ठीक है, और प्रत्येक आकाशगंगा प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब क्या हैं, तारे हैं। ठीक, तो उसमें से ही एक जो आकाशगंगा है जिसका नाम क्या है, दुग्ध मेखला। ठीक, इसको हम इंग्लिश में मिल्की वे के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी आकाशगंगा है जो जिसपे जो हम लोग हैं, पृथ्वी है। ठीक, तो उसकी ये आकाशगंगा है जिसमें हम लोग इस आकाशगंगा में पाए जाते हैं। आगे चल के अच्छे से डिफाइंड करेंगे तो समझ में आएगा कैसे। अभी उसका हम एक डायग्राम बना के दिखा दे रहे हैं कि कैसे कहाँ पे हम लोग हैं। ठीक, तो ये आकाशगंगा है, उस आकाशगंगा जिस पे हम लोग रहते हैं या हम लोग पाए जाते हैं, उस आकाशगंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेखला। ठीक, आकाशगंगाएँ बहुत हैं, जैसे वो बहुत सी ढेर सारी आकाशगंगाएँ को उनका आकार है, गोलाकार हैं, अंडाकार हैं और सर्पिलाकार है। ठीक, तो जो हमारी आकाशगंगा है वो हमारा क्या है, सर्पिलाकार। ठीक, तो हमारी आकाशगंगा जो मिल्की वे है उसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार है। ठीक, अब देखिए इसी दुग्ध मेखला के एक निकट है जिसको हम देवयानी, जो हमारी पड़ोसी आकाशगंगा है, ठीक, उसका नाम है देवयानी। अभी नया एक आकाशगंगा जो खोज हुआ है, ठीक, उसको द्वार्फ के नाम से ये नया आकाशगंगा की खोज हुई है। ठीक, इसको हम द्वार्फ के नाम से जानते हैं। और जो हमारे पड़ोसी आकाशगंगा है वो क्या है, देवयानी है। बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पे आगे जो हम लोग बात की हैं कि ये क्या है, 100 अरब तारों से मिलकर जो हमारी ये ब्रह्मांड बना है, गैलेक्सी बनी है। ठीक है, प्रत्येक गैलेक्सी में कम से कम 100 अरब तारे हैं और जो ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियाँ हैं, 1000 अरब हैं। ठीक, तो लास्ट में जब हम देखेंगे तो उसमें हम तारों की बात करेंगे। ठीक, तो तारे जो हैं वो किससे मिलकर बना हुआ है, गैस से और धूल के कणों से मिलकर बने हुए हैं। तो तारों का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, गैस से और धूल के कणों से। अभी देखेंगे कौन कौन सी गैसें हैं। तो ये बात इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम एक डायग्राम बनाकर इन सभी बातों को समझ लेते हैं। देखिए इसमें एक रिंग की तरह बनाते हैं, उसमें हम देखिए कैसे एडजस्ट करते हैं कि क्या है। देखिए ये जो बड़ा सा है आपका, ये आपका हो गया ब्रह्मांड। ठीक, ब्रह्मांड। और इसमें इस ब्रह्मांड में हजारों क्या हैं, आकाशगंगाएं हैं और ये गैलेक्सी भी, इसको आकाश गंगा। ठीक, ढेर सारी आकाशगंगाओं से मिलकर क्या बना है, ब्रह्मांड। ठीक, और इसमें एक गैलेक्सी है, ठीक, आकाशगंगा है जिसका नाम है दुग्ध मेखला। दुग्ध क्या है, मेखला। जैसे ये ब्रह्मांड हो गया पूरा, उसमें हजारों क्या हैं, आकाशगंगा है और उन हजारों आकाशगंगा में एक और आकाशगंगा है, एक गैलेक्सी है जिसका नाम है दुग्ध मेखला। उसमें एक तारा पाया गया। ठीक, आकाशगंगा में ही तो जो गैलेक्सी होती हैं उसी में तो तारे पाए जाते हैं। तो उसमें एक तारा पाया गया जिसका नाम था सूर्य। ठीक, और सूर्य के इधर चक्कर लगा रहे हैं क्या, पृथ्वी। ढेर सारे ग्रह हैं, वो सूर्य का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। जैसे ये पृथ्वी है तो जिस पे हम लोग रहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड हजारों अरब तारों से मिलकर बना हुआ है, हजारों अरब आकाशगंगाओं से मिलकर बना है। उसमें से एक आकाशगंगा है जिसका नाम है दुग्ध मेखला।
उसमें एक तारा पाया गया जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सूर्य के नाम से जानते हैं। और सूर्य का चक्कर लगाने वाले ढेर सारे ग्रह हैं, ठीक, ढेर सारे ग्रह हैं, उसमें से एक ग्रह है पृथ्वी। एक ग्रह है क्या उनसा, पृथ्वी, जिस पे हम लोग रहते हैं। तो ये स्थिति है हम लोगों की। बात समझ में आ गई। ब्रह्मांड हो गया, आकाशगंगा हो गए एक, उसमें आकाशगंगा में एक आकाशगंगा पाया जाता है जिसका नाम है दुग्ध मेखला, ठीक है, जिसपे दूध मेखला है, तो उसमें तारा पाया जाता है। उस तारे का, एक तारे का नाम है सूर्य। सूर्य के अगल बगल जितने भी ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, उसमें से एक है क्या, पृथ्वी, जिस पे हम लोग रहते हैं, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं और एक बात, यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं कि तारे होते क्या, ठीक। तारों में ये रोशनी कहाँ से, ये प्रकाश कहाँ से आया, ठीक। चलिए देख लेते हैं तारों के बारे में, ठीक। ये तारा है वो किससे मिलकर बना हुआ है, गैस से तथा धूल कण से मिलकर बना हुआ है। तो इन तारों में क्या है, इन तारों में जो इसका जो प्रकाश है वो कहाँ से आया है उसको समझ लेते हैं। तारों में प्रकाश, ठीक, तो ये इसके बारे में हम लोग ये समझ लेते हैं कि तारों में जो प्रकाश होता है वो एक अभिक्रिया होती है जिसको हम नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन में होता क्या है कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो किस में चेंज होता है, हीलियम में, और प्लस कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, वही वो ऊर्जा किसके रूप में होती है, प्रकाश के रूप में होती है तथा उष्मा के रूप में होती है। तो इसमें क्या होता है कि 1H2 प्लस 1H2, ये जो हाइड्रोजन है वो मिलकर 2 ये हीलियम बनाएगा, प्लस ऊर्जा, ये ऊर्जा मुक्त होगी, वही ऊर्जा क्या देगी हमको, प्रकाश और उष्मा। बात समझ में आई कि तारा किससे मिलकर बना हुआ है, गैस से तथा धूल के कणों से तथा अन्य जो गैसें हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। तो उसमें प्रमुख जो गैसें हैं जैसे आपका हीलियम और हाइड्रोजन हो गया। तो इसमें पहली बात तो तारों में क्या होता है, एक अभिक्रिया होती है जिसको हम नाभिकीय संलयन के नाम से जानते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन किस में चेंज होता है, इसमें हाइड्रोजन आपका हीलियम में चेंज हो रहा है। तो इसमें हीलियम में जब चेंज होगा इसमें कुछ ऊर्जा मुक्त होगी, तो वो ऊर्जा क्या देगी हमको, प्रकाश या उष्मा। बात समझ में आएगी। तो देखो इस तारों में क्या होता है कि धीरे धीरे इनका रंग क्या होता है, लाल पड़ जाता है, ठीक। जो इसका रंग होगा वो कैसा हो जाएगा, लाल। इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर है तारों का ये हमारा क्या हो गया, कम हो गया। धीरे धीरे पूर्ण रूप से जो हाइड्रोजन था वो हीलियम में चेंज हो गया है, तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इन तारों का जो रंग होगा वो लाल दिखेगा। अगर ये रंग क्या है, नीला दिखे, इसका मतलब है कि जो उसका टेम्परेचर है, ठीक, वो बहुत अधिक है। तारों का टेम्परेचर क्या है, बहुत अधिक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो इस देखो जब वो लाल रंग के दिखेगा तो इसी तारों को हम लोग सुपरनोवा तार नाम से जानते हैं, सुपरनोवा तारा, ठीक। इसको दानव के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आई। जब तारा पूर्ण रूप से उसका जो एनर्जी है, जो उसमें ये हाइड्रोजन है, वो पूर्ण रूप से किस में चेंज हो जाए, हीलियम में चेंज हो जाए, तो वो धीरे धीरे उसका रंग क्या पड़ जाता है, लाल पड़ जाता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो उसी को हम लोग सुपरनोवा तारा बोलते हैं या दानव, ठीक। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा सौरमंडल के बारे में बात कर लेते हैं। किससे मिलकर सौरमंडल में क्या क्या चीज़ पाई जाती है, ठीक। सौरमंडल जिसको हम लोग सोलर सिस्टम बोलते हैं, क्या है,
सौर मंडल, इसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। ठीक, सौर मंडल में क्या होता है कि सौर मंडल में जैसे एक सूर्य, ठीक, और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह, इन ग्रहों के क्या हैं, उपग्रह, तथा धूमकेतु, धूमकेतु, उल्कापिंड, उल्कापिंड तथा क्षुद्र पट्टिकाएं, इन सभी का जो सम्मिलित रूप है वही क्या कहलाता है, सौरमंडल। मतलब सौर रहेगा, आपका सूर्य रहेगा, और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह और उन ग्रहों के उपग्रह तथा धूमकेतु, उल्कापिंड, इन सभी का जो सम्मिलित रूप होगा, जो सम्मिलित स्वरूप होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, सौर मंडल। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं सौर मंडल में और क्या क्या चीज़ें हैं। सौर मंडल में ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे पूछता है बहुत बार, ये इनका हम जो सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो हम लोग पढ़ते हैं वो देख लेते हैं कैसे है, इनकी स्थिति क्या है। जैसे ये हमारा सूर्य हो गया, ठीक, तो सूर्य के अगल बगल जितने भी ग्रह हैं सब क्या कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, आगे चल के इनको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो पहली बात, जैसे सूर्य हैं, इनके अगल बगल ये जितने भी क्या हैं, ग्रह हैं, तो कुछ ग्रह हैं जिनके उपग्रह पाए जाते हैं तो वो उनका चक्कर लगाते हैं। ये आपका क्षुद्र पट्टिका हो गया, एस्ट्रोनॉइड बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ धूमकेतु हैं, उल्कापिंड है, ये कि इन पूरे सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, सौर मंडल। तो सौर मंडल का जो सबसे पहली बात हम लोग पढ़ते हैं, जो सबसे पहला, वो है सूर्य के बारे में जानकारी लेना। सूर्य क्या है, तो देखिए पहली बात, जो सूर्य है वो क्या है, तारा। सूर्य क्या है, तारा है। जब ये तारा है तो ये तारे में अभी हम लोग पढ़े हैं, जो स्टार है उसके बारे में पढ़े हैं, तो उसमें कौन सा अभिक्रिया होता है, नाभिकी संलयन, नाभिकी संलयन। इसमें हाइड्रोजन किसमें टू चेंज हो रहा होगा, हीलियम में। तो इसमें हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26, मतलब 26.5% होता है। अन्य 2.5% अन्य गैसें होती हैं। अन्य गैसें कितनी होती हैं, 2.5%। तो इसमें जो सूर्य में जो आप प्रकाश देखते हैं और इसमें जो ऊष्मा होती है, ये दोनों जो प्राप्त होता है वो नाभिकीय संलयन के कारण। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम। 71% हाइड्रोजन वो मिलकर बनाते हैं हीलियम, प्लस उसमें कुछ ऊर्जा निकलती है। वही ऊर्जा हमारे किसके रूप में होती है, प्रकाश के रूप में होती है और ऊष्मा के रूप में होती है। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और देख लेते हैं। तो ये जैसे ये सूर्य है, सूर्य के जो बीच में जिसका टेम्परेचर आपको बता दें होता है 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, इसको क्रोड बोलते हैं। सूर्य की जो बीच का टेम्परेचर होता है, जो केंद्रीय भाग का टेम्परेचर होता है वो 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस सूर्य के इस भाग को इंग्लिश में कोर, हिंदी में क्रोड के नाम से जानते हैं। ठीक, ये होता है। तो इसके अगल बगल टेम्परेचर जो है, इसका जो टेम्परेचर है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश मंडल।
इसको इंग्लिश में फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बात समझ में आई? प्रकाश जो सूर्य है, सूर्य के जो केंद्रीय भाग का टेम्परेचर होता है वो होता है आपका 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। और कोर जो होता है, क्रोड, इसको इंग्लिश में कोर और उसको बोलते हैं हिंदी में क्रोड, ऐसे लिखा जाता है। और उसका जो टेम्परेचर ये 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके बगल जो ये हमारा होता है कुछ दूर तक, उसके केंद्र से थोड़ा से दूर तक देखते हैं, जिसका नाम है प्रकाश मंडल। उस प्रकाश मंडल को इंग्लिश में फोटोस्फीयर कहते हैं। उसका जो टेम्परेचर होता है वो हमारा कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो सूर्य में कुछ धब्बे पाए जाते हैं कहीं कहीं, तो इन धब्बों के बोलते हैं सौर धब्बा, सौर धब्बा या सौर धब्बा, ठीक। इनका जो टेम्परेचर होता है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बात समझ में आई कि ये सौर धब्बे, जो सूर्य धब्बा होता है उसमें इसका जो टेम्परेचर होता है वो हमारा क्या कहलाता है? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर होता है वो हमारा कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके कोर का जो टेम्परेचर होता है वो 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये बात समझ में आ गई? तो ये इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक। तो चलिए बस आज इतना ही, आगे हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि सूर्य के बारे में और अध्ययन कर लेंगे। अच्छा, देख लेते हैं थोड़ा सा, एक बात और है कि सूर्य में क्या है कि जैसे ये सौर है, ठीक। इसमें कुछ लपटें निकलती हैं, ठीक। चूँकि टेम्परेचर ज़्यादा होती है, लपटें नहीं, जैसे फ्लेम टाइप की, ठीक। तो यहाँ पे अमूमन पृथ्वी कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक। पृथ्वी के ऊपरी जो पोल हो, ऊपर का जो हिस्सा होता है, ठीक, मिडिल का, उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। नीचे जो होता है उसको साउथ पोल के नाम से जानते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक। तो कभी कभी ये फ्लेम क्या होती है, यहाँ तक पहुँच जाती हैं, मतलब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे। तो इससे जब पहुँच जाती हैं तो उसको हम अरोरा के नाम से जानते हैं, ठीक। अरोरा के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी पे जब ये जो लपटें निकलती हैं, जो फ्लेम निकलती हैं, वो पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ में जो पहुंचती हैं, तो उनको हम किस नाम से जानते हैं? अरोरा के नाम से जानते हैं। यहाँ तक बस इतना ही, आगे हम और इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को बताएंगे। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।